तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन पढ़े थे, डैट मीन्स रिडॉक्स रिएक्शन पढ़े थे। अब इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कोरोजन क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, कोरोजन फर्स्ट चैप्टर में भी है और थर्ड चैप्टर मेटल्स और नॉन मेटल्स उसमें भी है। तो दोनों को मिक्स करके हम इस लेक्चर में पढ़ा रहे हैं। मेटल्स नॉन मेटल्स जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें हम लोग ये टॉपिक हम फिर दोबारा नहीं पढ़ाएंगे, इसका आप ध्यान रखेंगे, इसी को रिपीट कर लेंगे। चलिए, तो ये लेक्चर आज अगर कंप्लीट कर देते हैं तो एनसीईआरटी का जो कॉन्सेप्ट है वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, जो 2 से 3 लेक्चर में आपको क्वेश्चन बताएंगे, जैसे हाइड्रोलाइसिस वाटर का कैसे करते हैं, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन क्या होता है, रेस्पायरेशन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। तो वो चीज़ पे हम लोग बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस लेक्चर में कोरोजन के बारे में। तो इस टॉपिक का नाम है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर एवरीडे लाइफ। तो ध्यान से देखिए, ऑक्सीडेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन का हमारे एवरीडे लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, ऑक्सीडेशन का हमारे एवरीडे लाइफ में 2 तरीक़े से इफेक्ट पड़ता है। एक वो मेटल को इफेक्ट करता है, डैमेज करता है। तो फर्स्ट हो जाएगा डैमेजिंग ऑफ मेटल्स। दूसरा जो है, दूसरा वो इफेक्ट करता है फूड को वो खराब करता है, उसको बोलेंगे स्पॉइलिंग ऑफ फूड। तो ऑक्सीडेशन जो है वो 2 तरीके से इफेक्ट करता है, 2 तरीके से डैमेज करता है। एक मेटल को डैमेज करता है और एक फूड को स्पॉइल करता है, खराब करता है। अब जो मेटल्स का जो डैमेज है, मेटल्स जो खराब होता है ऑक्सीडेशन के चलते, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कोरोजन। और फूड को जब स्पॉइल करेगा, खराब करेगा, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रैंसिडिटी। तो क्लियर है, ऑक्सीडेशन जो है हमारे एवरीडे लाइफ में 2 तरीके से डैमेज करता है, खराब करता है। एक मेटल्स को खराब करता है, मेटल्स को डैमेज करता है, और एक फूड को डैमेज करता है, डैट मीन्स स्पॉइल करता है। तो जब वो मेटल्स को खराब करेगा, डैमेज करेगा, तो उस प्रोसेस को कोरोजन बोलते हैं। और जब वो फूड को खराब करेगा तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रैंसिडिटी। अब हम लोग कोरोजन को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अब ध्यान रखेंगे, थोड़ा हम डिटेल में बताएंगे, लेकिन जहाँ जहाँ पॉइंट हम लगाएंगे, स्टार लगाएंगे, उस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, वो एनसीईआरटी से रिलेटेड होगा। बाकी जो बताएंगे, जहाँ पे हम बोलेंगे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको आप याद रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं। तो अब हम कोरोजन का पहले डिफिनेशन देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोरोजन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ स्लो ईटिंग अप ऑफ द मेटल व्हेन they exposed to air for a long time is called corrosion। तो कोरोजन का मतलब समझिए, कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेटल्स धीरे धीरे खत्म होने लगता है। ईटिंग अप का मतलब हो गया डैमेज होना। ईटिंग अप का मतलब क्या हो गया? डैमेज होना, खत्म होना। तो कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेटल धीरे धीरे खत्म होने लगता है, डैमेज होने लगता है। कब? जब हम मेटल को बहुत लंबे समय तक एयर में एक्सपोज कर देते हैं, खुला में छोड़ देते हैं, तो वो धीरे धीरे डैमेज होने लगता है और उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कोरोजन। सिंपल मतलब कोरोजन मतलब मेटल का डैमेज होना, मेटल का खराब होना। अब मेटल कैसे डैमेज होगा, किस तरीके से होगा, वो हम एक्सप्लेन करेंगे। पहले आप इसको कॉपी कीजिए। मेटल्स का जो कोरोजन है वो हम लोग 3 मेटल्स के लिए पढ़ेंगे, जिसमें एक आयरन जो होगा वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, उसको आपको ध्यान रखना है। बाकी 2 को आप ध्यान रखिए, ठीक है, लेकिन याद करने की ज़रूरत नहीं है।
फर्स्ट है कोरोजन ऑफ सिल्वर, और सिल्वर मतलब Ag। उसके बाद सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे कोरोजन ऑफ कॉपर, और कॉपर का सिंबल क्या होता है? Cu। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो सबसे मेन है कोरोजन ऑफ आयरन, जिसका सिंबल है Fe। और आयरन का जो कोरोजन होता है उसका स्पेशल नाम बोलते हैं रस्टिंग। क्लियर है? तो कोरोजन हम लोगों को 3 तरीके से पढ़ना है, 3 मेटल्स के रिलेटेड पढ़ना है, एक सिल्वर, एक कॉपर और एक आयरन। कॉपर और सिल्वर का आपको जानना जरूरी नहीं है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आपको आयरन वाला मस्ट ध्यान रखना है, याद रखना है। अब देखिए पहले बात करते हैं हम लोग सिल्वर का कोरोजन कैसे होता है। व्हेन सिल्वर एक्सपोज्ड टू एयर, और एयर में कौन गैस? हाइड्रोजन सल्फाइड, ध्यान रखेंगे। देन इट गेट्स टार्निश्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। चलिए इसका मतलब समझिए। जब हम सिल्वर को एयर में एक्सपोज करते हैं, और एयर में किसके साथ? ध्यान रखेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। तो जब सिल्वर हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ एयर के साथ कंबाइंड होता है तो क्या बनता है? सिल्वर सल्फाइड प्लस हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान रखेंगे सिल्वर का जो कलर होता है वो होता है ग्रे, और जैसे ही एयर के साथ कंबाइंड होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ कंबाइंड होगा, तो इसके ऊपर एक कोटिंग आ जाता है सिल्वर सल्फाइड का, और ये अब सिल्वर जो है क्या हो जाएगा? ब्लैक हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए सिल्वर जो था ग्रे कलर का था, लेकिन जैसे ही एयर से एक्सपोज होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड से कंबाइंड होगा, तो ये एक ब्लैक कलर का कोटिंग बन जाएगा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? सिल्वर सल्फाइड। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो सिल्वर का यहाँ पे क्या हुआ? कोरोजन हुआ। तो फिर से सुन लीजिए, जब हम सिल्वर को एयर के साथ एक्सपोज करेंगे तो सिल्वर क्या होगा? एयर में प्रेजेंट होगा हाइड्रोजन सल्फाइड, उसके साथ कंबाइंड होके एक ब्लैक कोटिंग का एक लेयर अपने ऊपर बनाएगा, और इस तरीके से सिल्वर का क्या होगा? कोरोजन होगा। आप देखें भी होंगे जो सिल्वर जो अगर न्यू आप लाते हैं या वॉश करा के उसको लाते हैं तो ग्रे कलर का होगा, लेकिन धीरे 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 वो एयर से एक्सपोज होके, एयर से कंबाइंड होके वो क्या हो जाएगा? ब्लैक कलर का बन जाएगा। इसका मतलब सिल्वर का क्या हुआ? कोरोजन हुआ, सिल्वर कोरोड कर गया। चलिए ये समझ में आया। अब हम लोग बात करेंगे कॉपर का कोरोजन कैसे होता है। तो फिर इसको भी एक्सपोज करना पड़ेगा एयर में। तो कोरोजन के लिए कंडीशन एकदम मस्ट है, जो आपको एयर का होना मस्ट है। एयर होगा तब भी कोरोजन होगा। एयर के साथ साथ किसी में वाटर भी हो सकता है, लेकिन एयर का होना मस्ट है। तो इसमें लिखेंगे व्हेन कॉपर एक्सपोज टू एयर। अब देखिए इसको एयर से क्या क्या चाहिए। एक तो इसको चाहिए कॉपर को कार्बन डाइऑक्साइड प्लस, एक चाहिए इसको ऑक्सीजन, और एक चाहिए वाटर। और एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है। और आप जानते हैं ये जो एयर सराउंडिंग में हमारा रहता है वो ड्राई एयर रहता नहीं है, उसके अंदर क्या होता है? वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब H2O प्रेजेंट होते हैं। तो व्हेन कॉपर एक्सपोज टू एयर, दैट मीन्स व्हेन इट कंबाइंड विथ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड H2O, देन इट लॉस their luster due to formation of
ग्रीन कोटिंग बेसिक कॉपर कार्बोनेट। चलिए इसका मतलब समझिए। तो यहाँ पे जो क्रोजन हुआ है किसका हुआ है? कॉपर। तो कॉपर को जब एयर के साथ एक्सपोज करेंगे, एयर में कौन कौन रहना चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। तो जब कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन और वाटर से कंबाइंड होगा तो ये जो प्रोडक्ट बनाएगा वो होगा कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड। और इसी को हम लोग बोलते हैं बेसिक है, क्योंकि इसमें OH आया है। OH जब आता है तो उसको क्या बोलते हैं? बेस। तो ये आपका बेसिक हो जाएगा और इसका हम लोग नाम बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, इसका जो कलर होता है कॉपर का, वो कौन कलर होता है? ये होता है आपका ब्राउन कलर का। और जैसे ही ये एयर के साथ एक्सपोज होता है, इसका क्रोजन होता है, तो इसका जो कलर हो गया, अब इसका कलर हो जाएगा क्या? ग्रीन। समझ में आया? फिर से रिपीट कर देते हैं। जब हम कॉपर को एयर में एक्सपोज करेंगे लंबे समय तक, तो कॉपर जो है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन और वाटर से कंबाइंड होके अपने ऊपर एक ग्रीन लेयर, एक ग्रीन कोटिंग बनाएगा, जिसकी वजह से कॉपर का जो शाइनिंग है वो ख़त्म हो जाएगा। तो पहले जो कॉपर था ब्राउन था, शाइनिंग था उसके पास, लेकिन जैसे ही वो एयर के साथ कंबाइंड होगा तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। अब उसका शाइनिंग ख़त्म हो जाएगा। अब कॉपर का जो नया कलर है ग्रीन कलर हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे। तो ये आपका क्रोजन हुआ सिल्वर का। सिल्वर का कलर था ग्रे, लेकिन एयर के साथ कंबाइंड होके अपने ऊपर एक ब्लैक कोटिंग बना लिया। उसी तरह कॉपर एयर के साथ कंबाइंड होके अपने ऊपर एक ग्रीन कोटिंग बना लिया। तो यहाँ पे कॉपर का कलर था ब्राउन, बन गया ग्रीन। यहाँ पे सिल्वर का कलर था ग्रे और बन गया ब्लैक। इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं ये सिल्वर का क्रोजन हुआ और ये कॉपर का क्रोजन हुआ। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है, इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे मेन क्रोजन ऑफ आयरन, डैट मीन्स रस्टिंग। तो इसको कॉपी कीजिए, फिर हम उसको बताते हैं। तो क्रोजन ऑफ सिल्वर सीख लिए, क्रोजन ऑफ कॉपर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे क्रोजन ऑफ आयरन। क्रोजन ऑफ आयरन जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रस्टिंग। चलिए अब रस्टिंग क्या होता है समझिए। तो आयरन का जो क्रोजन हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रस्टिंग। तो उसी तरह लिखेंगे व्हेन आयरन exposed to air for a long time, then it gets a brown flaky। फ्लेकी का मतलब समझिए, यहाँ पे फ्लेकी नहीं भी लिख सकते हैं चलेगा। फ्लेकी का मतलब होता है लेयर। ब्राउन फ्लेकी नॉन स्टिकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट, and this process is called roasting। चलिए ध्यान से समझिए। जब आयरन को हम लंबे समय तक एयर में एक्सपोज करेंगे, और एयर से क्या लेना है भाई? एयर में हमको चाहिए, एक तो चाहिए ऑक्सीजन और एक चाहिए H2O वाटर। तो जब आयरन एयर से लंबे समय तक एक्सपोज करेगा तो होगा क्या? आयरन का जो लस्टर है, शाइनिंग है, वो खत्म हो जाएगा और आयरन के ऊपर एक ब्राउन कलर का नॉन स्टिकी, जो चिपचिपादार नहीं होता है, एक ब्राउन कलर का एक लेयर जम जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं रस्ट। और ये प्रोसेस को, जो क्रोजन ऑफ आयरन हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं रस्टिंग। तो जैसे ही आयरन एयर के साथ एक्सपोज होगा, कंबाइंड होगा, तो ये बनाएगा Fe2O3 आयरन ऑक्साइड डॉट
X(H2O). अब इसका मतलब समझिए, अब यहाँ पे जो आपको पानी लेना है वो फिक्स नहीं है, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, जितना ज़्यादा रस्ट होगा उसके हिसाब से आपको यहाँ पे पानी लेना है। तो यहाँ पे जो हम पानी ले रहे हैं वो हम लोग ले रहे हैं कितना, X(H2O). ध्यान रखेंगे, X में भी एनी इंटीजर्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आयरन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होगा, वाटर के साथ कंबाइंड होगा, तो किसका फॉर्मेशन करेगा, आयरन ऑक्साइड डॉट X(H2O). किसी कंपाउंड में अगर H2O भी कंबाइंड हो तो वो H2O जो है वो पानी के रूप में नहीं रहता है, क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है, सॉलिड के फॉर्म में रहता है, और उसको बोलते हैं हाइड्रेटेड। क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रेटेड। तो इसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो फेरिक तो पुराना नाम है, इसका नया नाम अगर बोलेंगे तो इसी को हम लोग बोलेंगे आयरन 3 ऑक्साइड, क्योंकि आयरन का 2 वैलेंसी होता है, आप जानते हैं, एक होता है Fe+2 और एक होता है Fe+3। Fe+2 को हम लोग क्या बोलते हैं, फेरस। इसको ध्यान रखिएगा, काम का है, इसके क्या बोलते हैं, फेरिक। लेकिन अब नए स्टाइल से इसको हम लोग बोलते हैं आयरन 2 और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयरन 3, रोमन में लिखेंगे। इसको स्टॉक नेम बोलते हैं, ये पुराना नाम है, तो अब नया नाम भी लिखा जाता है, तो दोनों नाम को आप ध्यान रखेंगे। जैसे ही H2O कंबाइंड होगा किसी कंपाउंड में तो हम लोग उसका नाम बोलेंगे हाइड्रेटेड। अगर 2 H2O होगा तो बोलेंगे डाईहाइड्रेटेड, 3 होगा तो ट्राईहाइड्रेटेड। चलिए, तो इस तरीके से आपको ये रिएक्शन आपको याद रखना है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है। तो क्लियर है, जब आयरन एयर के साथ एक्सपोज होगा लंबे समय तक तो आयरन जो है ऑक्सीजन और H2O से कंबाइंड होके रस्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो कोई पूछिए आपसे रस्ट का फॉर्मूला क्या है, तो यही हो गया आपका किसका फॉर्मूला, रस्ट का। और उस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रस्टिंग, या उसी को आप बोल सकते हैं कोरोजन ऑफ आयरन। क्लियर। अब आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे एयर ना देखिए, ये वाला की जगह पर आप ये भी लिख सकते हैं मॉइस्ट एयर। तो एयर मतलब उसमें ऑक्सीजन मिल जाएगा, और मॉइस्ट एयर का मतलब हो गया, मॉइस्ट मतलब नमी, और एयर में नमी कब रहेगा, जब उसमें वाटर वेपर, वाटर प्रेजेंट रहेगा तब। एक होता है ड्राई एयर, एक होता है मॉइस्ट एयर। ड्राई एयर में वाटर प्रेजेंट नहीं होता है, वाटर का वेपर प्रेजेंट नहीं होता है। बट अगर बोलेंगे सिंपल एयर बोलेंगे या मॉइस्ट एयर बोलेंगे तो हम लोग समझते हैं जो उसमें वाटर प्रेजेंट है। तो समझ गए। तो यहाँ पे हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन सीख लिए। अब इसको कॉपी कीजिए। अब हम लोग कुछ और पॉइंट देखते हैं। और एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, आयरन का जो कलर होता है सिल्वरी ग्रे होता है, और रस्ट का जो कलर होगा वो रेड ब्राउन होगा। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। अब हम लोग सीखेंगे रस्टिंग को, कोरोजन को हम लोग कैसे प्रिवेंट करेंगे। मेथड्स टू प्रिवेंट कोरोजन और रस्टिंग। फर्स्ट मेथड है पेंटिंग, सेकेंड है आयलिंग एंड ग्रीसिंग, थर्ड है गैल्वेनाइजिंग, फोर्थ है क्रोम प्लेटिंग, फिफ्थ है एनोडाइजिंग, सिक्स है एलोवाइंग। तो बहुत सारे मेथड होते हैं। तो ये 6 तरीका हम लोग सीखेंगे जिससे हम लोग आयरन का रस्टिंग हम लोग रोक सकते हैं। तो आपको यहाँ तक हम बताएंगे, कहाँ तक, क्रोम प्लेटिंग तक बताएंगे। बाकी एनोडाइजिंग और एलोवाइंग जो है और रेंसिडिटी क्या होता है वो आपको अगले लेक्चर में बताएंगे। और उस लेक्चर में रिडॉक्स रिएक्शन जो बताए थे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टर्म में, उसको हम इलेक्ट्रॉन के टर्म में भी बताएंगे। और वो लेक्चर हो जाएगा तो एनसीईआरटी का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 2 से 3 लेक्चर या हो सकता है 2 लेक्चर में आपको बताएंगे क्वेश्चन जो बनेगा एनसीईआरटी में।
तो हम लोग रस्टिंग को रोक सकते हैं बाय पेंटिंग आयरन ऑब्जेक्ट्स लाइक ग्रिल, ब्रिज, आयरन विंडो, गेट etc। तो हमारे घर में जो विंडो होगा अगर लोहा का होगा, ग्रिल होगा, गेट होगा अगर लोहा का होगा, आयरन का होगा, तो उसको हम लोग पेंट द्वारा सेव कर सकते हैं। ब्रिज होगा तो ब्रिज को भी हम लोग पेंट द्वारा सेव कर सकते हैं। तो जो आयरन ऑब्जेक्ट्स हैं, तो बहुत सारे आयरन ऑब्जेक्ट्स को हम लोग पेंट अगर कर देंगे, उसको अच्छे तरीके से अगर पेंट कर देंगे तो उसे फ़ायदा क्या होगा, तो उसे वो डायरेक्टली आयरन ऑब्जेक्ट्स ना पानी से टकराएगा ना एयर से टकराएगा, वो पेंट उसको प्रिवेंट करेगा रस्टिंग से। दूसरा, बहुत सारे ऐसे भी आयरन ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आयरन आर्टिकल्स होते हैं जिसको हम पेंट नहीं कर सकते। जैसे अगर बात करेंगे, अगर व्हीकल्स का बात करेंगे तो व्हीकल्स का जो पार्ट पुर्जा है लोहा का होता है। अब उसको पेंट नहीं कर सकते हैं तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, आयलिंग कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं। और ये आयल और ग्रीसिंग वाला आप जानते हैं साइकिल में भी हम लोग यूज करते हैं। अब जो पेडल होता है, पेडल में चेन जो रन करता है, वो देखते हैं बरसात के मौसम में उसमें जंग लग जाता है। अब उस रस्ट से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट काम क्या करना पड़ेगा, आपको साफ़ करके उसका आयलिंग करना पड़ेगा। जैसे आयलिंग ग्रीसिंग कीजिएगा रस्ट खत्म हो जाएगा। बाय ग्रीसिंग, बाय आयलिंग एंड ग्रीसिंग iron objects of vehicles और मशीनरी पार्ट्स। तो मशीन में जो पार्ट्स पुर्जा रहता है या व्हीकल्स में जो आयरन ऑब्जेक्ट्स लगे रहते हैं उसको हम लोग पेंट नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, आयलिंग कर देंगे और क्या कर देंगे, ग्रीसिंग। अब इसको कॉपी कीजिए, फिर ये दोनों हम लोग सीखेंगे और अगले लेक्चर में हम लोग ये सब बात करेंगे। तो इसको कॉपी कीजिए। अब हम लोग सीखेंगे गैल्वेनाइजिंग क्या है और क्रोम प्लेटिंग क्या होता है। हो गया डियर स्टूडेंट्स, कुछ सेकेंड का ब्रेक दीजिए। मेरे लिए चाय आ चुका है और चाय मेरा फेवरेट है। चाय अगर आ जाता है तो उसके सामने कोई भी काम हो थोड़ा देर के लिए उसको पोस्टपोन कर देते हैं, तो इसके लिए सॉरी। चाय को हम मना नहीं कर सकते हैं, तो आप लिखिए, हम चाय का मज़ा लेते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चाय देने के लिए आपका। चलिए आप कॉपी कीजिए, थोड़ा चाय पी लेते हैं। आपको भी पीना हो तो बोलिए, ऑनलाइन हम भेज देंगे। चलिए, कहेगी चाय हमको बहुत पसंद है बाबू, और चाय अगर ठंडा हो गया तो फिर हम चाय नहीं पीते हैं। चाय मतलब एकदम गरम से गरम, मतलब कभी कभी हम ज़्यादातर 1 टाइम या 2 टाइम चाय पीते हैं। चाय सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है, ध्यान रखेंगे आप। तो हम लोग का उम्र हो चुका है, आप पढ़ा रहे हैं, हम लोग टीचर हो चुके हैं, तो चाय जो हम लोग पीते हैं तो हम भाई किचन में पहुंच जाते हैं जल्दी, जो चाय में हमको ठंडा नहीं मिले, एकदम गरम गरम मिले। तो एंजॉय कर रहे हैं आप, लेकिन ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, एक्सेस इसका बहुत हानि करता है सेहत पे। तो 2 मेथड प्रिवेंशन के और हम लोग सीखते हैं, एक गैल्वेनाइजेशन और एक क्रोम प्लेटिंग। तो क्रोम प्लेटिंग का एनसीईआरटी में नाम है, लेकिन इसका डिफिनेशन नहीं दिया है, लेकिन दिया है नाम, तो जान लीजिए। तो दोनों का डिफिनेशन लिख लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। द मेथड ऑफ कोटिंग आयरन और स्टील with a thin layer of zinc is called galvanization। तो गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है, ये एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम लोग आयरन को प्रिवेंट करते हैं रस्टिंग से बाय कोटिंग ए थिन लेयर ऑफ जिंक। आयरन के ऊपर जिंक का एक लेयर चढ़ा देते हैं, एक कोटिंग कर देते हैं, जिससे आयरन जो होता है सेफ हो जाता है। तो गैल्वेनाइजेशन का मतलब हो गया कोटिंग ऑफ जिंक, जिंक का कोटिंग कर देना। अब आयरन को भी इसमें आप प्रिवेंट कर सकते हैं और स्टील को भी प्रिवेंट कर सकते हैं कोरोजन से। क्लियर है?
अब क्रोम प्लेटिंग क्या होता है, तो क्रोम प्लेटिंग भी इसी तरीके से करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कोटिंग की है आयरन को जिंक के लेयर से, लेकिन यहाँ पे कोटिंग करेंगे हम लोग किससे, क्रोमियम से। किससे, क्रोमियम। द मेथड ऑफ कोटिंग आयरन with a thin layer of chromium is called chrome plating। तो दोनों एक ही जैसा होता है, थोड़ा सा फर्क होता है। यहाँ पे जो है जिंक जो है खुद को सेक्रीफाइस कर देता है, मतलब खुद जो है एयर के साथ कंबाइंड हो जाता है, लेकिन आयरन को क्या करता है, सेफ कर देता है। तो जिंक जो होगा, जिंक इज सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन का काम करता है। और यहाँ पे क्रोमियम जो है ये भी प्रोटेक्ट करता है, लेकिन ये जो है क्रोमियम जो है जिसका सिंबल आप जानते होंगे Cr, क्रोमियम जो है ये आपका कोरोजन रेसिस्टेंट होता है, इसको कोरोजन नहीं होता है, इसका कोरोजन नहीं होता है, ये कोरोजन रेसिस्टेंट होता है। कोरोजन रेसिस्टेंट मतलब समझ गए, इसका कोरोजन नहीं होता है। तो जैसे ही आयरन के ऊपर क्रोमियम का अगर हम लेयर लगा देंगे तो क्रोमियम जो है आयरन को सेफ रखेगा, खुद भी सेफ रहेगा और आयरन को भी सेफ रखेगा। लेकिन इस केस में अगर बात करेंगे गैल्वेनाइजेशन में, तो आयरन के ऊपर जिंक का कोटिंग कर देते हैं, तो जिंक जो है आयरन को तो बचा लेता है लेकिन खुद नहीं बच पाता है, वो खुद ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो जाता है और जिंक ऑक्साइड का लेयर बना लेता है। तो खुद तो खत्म हो गया लेकिन वो आयरन को सेफ रखता है। लेकिन इसमें क्रोमियम खुद भी सेफ रहता है और आयरन को भी सेफ रखता है, बिकॉज क्रोमियम इज कोरोजन रेसिस्टेंट, इसको कोरोजन नहीं होता। अब इसको कॉपी कीजिए। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात जो एनसीईआरटी में पूछा है क्वेश्चन के फॉर्म में, तो उस क्वेश्चन का जवाब एनसीईआरटी नहीं दिया है। क्वेश्चन है, अगर आप एक बार आयरन का गैल्वेनाइजेशन करा देते हैं, डैट मीन्स आयरन के ऊपर जिंक का अगर कोटिंग कर देते हैं, जिंक अगर हट भी जाएगा फिर भी वो आयरन जो है सेफ रहेगा। ऐसा क्यों होता है? जिंक हट भी गया तब भी आयरन सेफ होता है, ऐसा क्यों? अब इसका कॉपी कीजिए, उस क्वेश्चन का हम जवाब देते हैं। तो यहाँ पे जिंक अगर ख़त्म भी हो जाता है, ब्रोक कर जाता है, फिर भी आयरन क्यों सेफ है? तो उसका आंसर देखिए, फिर आपको समझाते हैं। पहले लिख लीजिए, फिर आपको समझाते हैं। बिकॉज जिंक कंबाइंड विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ए न्यू कोटिंग, या इसी को बोलेंगे लेयर ऑफ जिंक ऑक्साइड, which is more stronger than zinc and it prevent iron from rusting even if zinc layer is broken। तो इसका मतलब समझिए, मान लीजिए आयरन है, आयरन के ऊपर आप कोटिंग कर दिए जिंक का। अब ये जिंक क्या होगा, जिंक ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होके एक नया लेयर बनाएगा, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड का एक नया लेयर बनाएगा। अब ये जिंक ऑक्साइड जो होता है जिंक से भी मजबूत होता है। अब जिंक तो खत्म हो गया, जिंक किस में चेंज हो गया, जिंक ऑक्साइड में। अब ये जिंक ऑक्साइड ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ज़्यादा दबंग होता है, ज़्यादा तगड़ा होता है, किससे, ऑक्सीजन से। अब ये आयरन को और बेस्ट तरीके से, बहुत अच्छा तरीके से आयरन को और भी सेफ रखेगा। तो अगर आयरन ख़त्म भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब आयरन को एक नया लेयर जिंक ऑक्साइड का उसको क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है।
तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसको कॉपी कीजिए आप लोग। तो फिर अगले लेक्चर में हम लोग जो बच गया एल्वाइन क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होता है वो पढ़ेंगे। और जो हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़े हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के टर्म में, अब उसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन के टर्म में रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसको कॉपी कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, बहुत मेहनत से हर एक टीचर पढ़ाता है अपने स्टूडेंट्स को, मैं भी बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूँ। और आप मेरे साथ जुड़े हैं और मजबूती से जुड़े रहे। और जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जितना आपका फ्रेंड सर्कल है वहाँ पे शेयर कीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे जुड़ सके और उनको केमिस्ट्री का बेस्ट फाउंडेशन मिल सके, केमिस्ट्री का बेस्ट कॉन्सेप्ट मिल सके और उनका जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो सके। और ऐसा कॉपी नहीं करना है जो मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले ले और मोबाइल में ही रह जाए और गैलरी डिलीट हो जाए और स्क्रीनशॉट भी गायब हो जाए। इसीलिए जैसे वीडियो ख़त्म हो उसके बाद आप कॉपी कर लीजिए ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। नहीं तो 2 दिन बाद 3 दिन बाद कॉपी कीजिएगा, पता चला कुछ याद है और कुछ भूल गए। चलिए, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी थैंक्स।